वेलकम बैक एवरीवन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 299 है। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और कल हमने एक स्टैटिक जीके का टेस्ट स्टार्ट किया था। तो उस तरह के प्रश्नों को हम कम से कम 150 कवर करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। तो 15 हो गए थे कल, ये है 16 यानी 16। उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ठीक है। 150 प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, गुप्तकालीन प्रशासन में महादंड नायक किसे कहा जाता था? प्रमुख कमांडर, चीफ जस्टिस या न्यायाधीश, पुलिस विभाग प्रमुख, युद्धोत्तर सुलहकर्ता। गुप्तकालीन प्रशासन में महादंड नायक कहा जाता था न्यायाधीश को, चीफ जस्टिस या न्यायाधीश को। तो ये गुप्तकालीन प्रशासन के प्रमुख अधिकारी जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में या मैच वैच करने के लिए पूछ लिया जाता है इनको। जैसे कि सेनापति, महाबलाधिकृत। न्यायाधीश को कहा जाता था महादंड नायक। युद्ध तथा संधियों के विषय से संबंधित था संधि विग्रहिक। और पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था दंड पाशिक। ये पूछा जाता है। शिक्षा तथा धर्म संबंधी मामलों का प्रधान था विनय स्थिति। राजकोष का अधिकारी था भंडार गर्धिकृत। लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था महाअक्षय पटलिक। युद्ध में प्राप्त की गई संपत्ति का लेखा जोखा करने वाला युक्त पुरुष। हजार प्रसाद से संबंधित घोषित की देखरेख करने वाला महाप्रतिहार। हाजा प्रसाद से संबंधित घोषित की देखरेख करने वाला महाप्रतिहार। दान विभाग का प्रधान अग्रहारी। कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो ये सारे याद रखिएगा। इन सभी प्रश्नों का फुल टेस्ट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित शासकों में से नागानंद नाटक का लेखक कौन था? नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, इन तीनों नाटकों का लेखक है हर्षवर्धन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, पूछा जाता है। और हर्षचरित किसकी है? हर्षचरित हर्षवर्धन ने नहीं लिखी, बाघ भट्ट की है। देखिए, सम्राट हर्षवर्धन ने स्वयं 3 नाटक लिखे हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। लेकिन ऐसा माना जाता है कि धवक नामक लेखक ने सम्राट हर्षवर्धन के लिए 3 नाटक लिखे थे। लेकिन सही उत्तर हर्षवर्धन होगा एग्जाम्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए, और पूछा भी है यूपीपीसीएस ने पहले। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अमोघ वर्ष प्रथम के संबंध में इनकरेक्ट है, सही नहीं है? वह राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित था, वह शैव मत का अनुयायी था, उसकी प्रसिद्ध कृति कन्नड़ भाषा में रचित कविराज मार्ग है, और उसने मालखेड़ नगर में राजधानी राष्ट्रकूट राजधानी का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित है अमोघ वर्ष प्रथम, उसकी प्रसिद्ध कृति कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग है, कई बार पूछा एग्जाम्स में। उसने मलखेड़ नगर में राष्ट्रकूट राजधानी का निर्माण करवाया था। 3 करेक्ट हो गए, गलत है यहाँ पर भी। शैव नहीं बल्कि जैन धर्म का अनुयायी था वो। तो अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित था। देखिए, उसने 64 वर्ष की दीर्घ आयु तक शासन किया। मालवा और गंगाबाड़ी उसके नियंत्रण से बाहर हो गया था। उसके शासनकाल का सबसे लोकप्रिय तत्व सांस्कृतिक विकास था, वह जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, देखिए सब जगह थे लिखा है, ठीक है, ये भी एक तरीका है, ठीक है। चलिए, उसके मुख्य उपदेशक जिनसेन थे, वह साहित्य के संरक्षक भी थे। कन्नड़ भाषा की प्रसिद्ध कृति कविराज मार्ग की रचना उसने की थी, और उसने राष्ट्रकूट राजधानी मालखेड़ अथवा मान्याखेड़ा शहर का निर्माण भी करवाया था। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 15 इसमें एडेड है, यानी 30 प्रश्नों तक हम कवर करेंगे। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, चोल राजवंश में कला और वास्तुकला की द्रविड़ शैली अपने उत्कर्ष पर थी या चरमोत्कर्ष पर थी? उत्कर्ष ही ठीक है। चरमोत्कर्ष होती है सबसे टॉप की अवस्था।
चोल राजवंश के मंदिरों की मुख्य विशेषता विमान है। राज राजा प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर दक्षिण भारतीय कला और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। चोल राजवंश में राजेंद्र प्रथम भी एक ऑप्शंस में है। उनके द्वारा निर्मित गंगे कोड चोलपुरम के शिव मंदिर का इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। और मूर्ति कला के क्षेत्र में तंजौर और गंगई कोड चोलापुरम मंदिरों की दीवारों पर बड़े आकार के बेहतरीन कई प्रतीक चिन्ह निर्मित हैं। इनमें नटराज या नृत्य करते शिव की कांस्य मूर्तियां उत्कृष्ट कृतियां प्रमुख हैं। नॉर्थ मलाई और तंजौर मंदिरों की दीवार पर चोल राजवंश की चित्रकलाएं पाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। ऋग्वैदिक आर्य किसके द्वारा शासित थे? जनतांत्रिक गणतंत्र, लोकतांत्रिक स्वरूप, राजशाही सरकार या वृद्ध जनों द्वारा शासन? वृद्ध जनों की एक सभा थी, सभा और समिति, उनके द्वारा शासन चलता था। इनका डी है इसका आंसर। कई बार प्रश्न बनते हैं उन पर। देखिए, ऋग्वैदिक आर्य वृद्ध जनों की एक परिषद द्वारा शासित होते थे, जिन्हें सभा और समिति के नाम से जाना जाता था। यह सभा बुजुर्गों की एक चुनिंदा संस्था थी तथा राजा को प्रशासन संबंधी सलाह देती थी। यह कानूनी न्यायालय के रूप में भी काम करता था या करती थी और आपराधिक मामलों की सुनवाई करती थी। यूपीएससी की फेवरेट है सभा और समितियां। स्टेटमेंट बनाकर पूछती है यूपीएससी सिविल सेवा। सभा के प्रधान को सभापति कहा जाता था और सबसे लोकप्रिय सभा को समिति कहते थे और इसमें आम लोग शामिल होते थे। सब चीज याद रखिएगा। देखिए, समिति का मुख्य काम जो है वो राज्य के राजनीतिक कामकाज की देखरेख करना था। इसका प्रयोग राजा के चयन के लिए किया जाता था। समिति के मुखिया को पति कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोह युग के चित्रित भूरे मृदभांड संस्कृति के संबंध में सही नहीं है, यानी गलत है? चित्रित यानी रंगीन, रंग बिरंगे। भूरे मृदभांड, मृदभांड होते हैं मिट्टी से बनाए गए बर्तन। पेंटेड ग्रेवेयर। इस काल के लोग मिट्टी से बने कटोरे और चित्रित भूरे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। चित्रित भूरे मृदभांड स्थल जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के निकटवर्ती इलाकों में स्थित हैं। इस युग के लोग लोहे के हथियारों का भी इस्तेमाल करते थे। इस काल में कई जनजातीय समूह और राज्यों का उल्लेख मिलता है। 3 इसमें सही है, 1 इसमें गलत है और जो गलत है वो है इसकी स्थल स्थिति को लेकर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश की जगह, बिहार के निकटवर्ती नहीं। ठीक है, एक मैप बनाते हैं भारत का। मतलब ये जो है ये इस तरफ चलेगा और ये पूर्वी एरिया होगा तो ये नहीं होगा, इधर होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश होगा, पंजाब होगा, ये वाला क्षेत्र होगा, राजस्थान होगा। तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। देखिए, विभिन्न अन्वेषण और उत्खनन कार्य के पश्चात पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में चित्रित भूरे मृदभांड संस्कृति स्थलों का पता चला है। पेंटेड ग्रेवेयर। और इस काल के लोग मिट्टी से बने कटोरे, चित्रित भूरे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। ये लोहे के हथियारों का भी प्रयोग करते थे। इस प्रकार इसे चित्रित भूरे मिट्टी के बर्तन लोह युग भी कहा जाता है, यानी पेंटेड ग्रे वेयर लोह युग भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक साहित्य में कई जनजातीय समूहों और राज्यों का उल्लेख मिलता है। बड़े साम्राज्य का विकास इस अवधि के दौरान हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है उपनिषद और सूची 2 में है उनकी व्याख्या। मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद। आत्मा और चेतना की उत्पत्ति, मंत्रों का लय और जाप, नचिकेता और यम की कथा, सत्यमेव जयते मंत्र का वर्णन। और नीचे हैं कूट आपके कुछ इस तरह से। ये मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते से लिया गया, बहुत पूछा एग्जाम्स में। तो डी का 4 तो केवल 1 में, 1 से एलिमिनेट हो जाएगा अगर ऊपर का बाउंसर मार रहा है तो लगा दो भी इसका 1 2 3 4 ही है, मतलब ऑलरेडी सही समझ लेते हैं पहले से, बस पहचानना है। तो आत्मा और चेतना की उत्पत्ति ऐतरेय उपनिषद ठीक है। मंत्रों का लय और जाप छांदोग्य उपनिषद सही है। कठोपनिषद नचिकेता और यम की कथा इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते बहुत पूछा गया एग्जाम में, मुंडक उपनिषद से लिया गया। 1 2 3 4 हो गया, तो बी हो गया। देखिए, ऐतरेय उपनिषद यह आत्मा और चेतना की उत्पत्ति का विवरण प्रदान करता है। छांदोग्य उपनिषद यह मंत्र और लय की जाप से संबंधित है। इसमें ऋषि घोरा अंगिरसा के शिष्य के रूप में
देवकी पुत्र के बचपन का भी उल्लेख किया गया है। कठोपनिषद की बात करें, यह नचिकेता और यम की कथा से संबंधित है। इसमें उनके संवादों के माध्यम से मानव आत्मा, ज्ञान और मोक्ष की चर्चा के विकास का वर्णन मिलता है। मुंडक उपनिषद की बात करें तो इसमें सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही जीत होती है मंत्र का विवरण मिलता है, जिसका उपयोग किया है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार ने। नंबर 23, निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट को अमित्रघात कहा जाता था? अमित्रघात कहा जाता बिंदुसार को। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। मेनली इसमें हिस्ट्री के ही प्रश्न है, ठीक है। यानी 15 में ज्योग्राफी चलेगी, फिर कुछ और, इस तरह से हर सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। तो बिंदुसार का समय 297 से 273 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट था, यहाँ बिंदुसार लिखा जाएगा। बिंदुसार मौर्य सम्राट था। यूनानी लेखक उन्हें अमित्रोचेट्स यानी शत्रुओं का नाश करने वाला कहकर संबोधित करते थे, जबकि पतंजलि के महाभाष्य में उन्हें अमित्रघात यानी शत्रुओं का हत्यारा कहा गया। तो विकल्प भी करेक्ट हो गया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट एक निकल कर रहा, महाभाष्य की रचना किसने की है? पतंजलि ने। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। मौर्य प्रशासन के तहत भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारी के एक वर्ग को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा जाता था? एग्रोनोमोई कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मौर्यकालीन राजस्व प्रणाली में किसान जो है अपनी उपज का छठा हिस्सा भाग के रूप में और अतिरिक्त कर बाली भेंट स्वरूप देते थे। बाली यानी भूमि कर अथवा भूमि क्षेत्रफल कर राजस्व का मुख्य स्रोत थी और उपज के छठे हिस्से की दर पर लागू की जाती थी। किसानों को कई अन्य कर भी देने पड़ते थे, जैसे कि पिंडकार, गांव के समूहों पर लगाया जाता था, हरण, केवल नगद में भुगतान, कारा, फल फूलों के बागों पर लगाया जाने वाला कर आदि। देखिए, मैगस्थनीज जो कि एक यूनानी राजदूत है, उसके अनुसार मौर्य काल के दौरान भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारी के वर्ग को एग्रोनोमोई कहा जाता था। तो विकल्प ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। वेसनगर स्तंभ शिलालेख में निम्नलिखित में से किसने स्वयं को भागवत के रूप में वर्णित किया है? हेलियोडोरस, अग्निमित्र, डेमेट्रियस, भागभद्र। वेसनगर स्तंभ अभिलेख में हेलियोडोरस ने स्वयं को भागवत के रूप में वर्णित किया है। डी है इसका आंसर। स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो वेसनगर स्तंभ शिलालेख या अभिलेख की बात करें, मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है ये। इसे हेलियोडोरस द्वारा बनवाया गया था। वह सुंगा राजवंश के दरबार में तक्षशिला के इंडो ग्रीक शासक एंटियाल किडास या अमतालकिता का यूनानी राजदूत था, ठीक है। एंटियाल किडास ही ज्यादा ठीक है पढ़ने में। देखिए, इस शिलालेख पर उत्कीर्ण है कि वह स्वयं भागवत यानी भगवान कृष्ण और गरुण का उपासक बताते हैं स्वयं को, और घोषणा करते हैं कि उन्होंने इन देवताओं के सम्मान में यह स्तंभ स्थापित किया था। तो हेलियोडोरस का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इंडो ग्रीक शासक मेनिंडर के संबंध में सही है? कहीं मेनिंडर लिखा है, कहीं मिनांडर लिखा है, इसको कहीं मिलिंडा लिखा है, तो एक ही बात है। तो मेनिंडर की राजधानी शकला थी और बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो, मिलिंद और नागसेन के बीच एक दार्शनिक वाद विवाद है। इस पे कई प्रश्न बने हैं मिलिंद पन्हो पे एग्जाम्स में। शकला थी, वर्तमान की सियालकोट हो गई है पंजाब की। ये करेक्ट है दोनों का दोनों स्टेटमेंट। तो सही वाला स्टेटमेंट केवल एक में ए है इसका आंसर। देखिए, मेनिंडर या मिलिंडा या मिनेंद्रा 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है, सब एक ही है। लेकिन वह सबसे लोकप्रिय इंडो ग्रीक शासक था मेनेंडर, जिसने न केवल इंडो ग्रीक शक्ति को स्थायित्व प्रदान किया बल्कि भारत में अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार भी किया। और उसका साम्राज्य बैक्ट्रिया और उत्तर पश्चिमी भारत दोनों के हिस्सों तक फैला हुआ था, और ऐसा प्रतीत होता है मानो इसमें दक्षिणी अफगानिस्तान व सिंधु नदी के पश्चिम का गांधार क्षेत्र भी शामिल था। उसकी राजधानी सकला, आधुनिक सियालकोट हो गया पंजाब में, वो थी। तो पहला करेक्ट हो गया।
और नागसेन ने उसे बौद्ध धर्म अपनाने में मदद की। इसका प्रमाण यह है कि इसका वर्णन प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो यानी मिलिंडा के प्रश्न में मिलता है, जिसमें राजा मिलिंडा द्वारा नागसेन से पूछे गए दार्शनिक प्रश्न शामिल हैं। यानी पाठ बौद्ध के लेखक नागसेन, तो दूसरा वाला भी सही हो गया। इंपॉर्टेंट है मिलिंद पन्हो, नागसेन और मिलिंडा का संवाद। नंबर 27, कालानुक्रम व्यवस्थित कर दीजिए इनको। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने की व्यवस्था कौन कौन सी है? सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन? पुर्तगाली, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले तो वास्को डी गामा ने की भारत की खोज, पुर्तगाली था वो, तो पहला ठीक हो गया। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद डेनिश आए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 1 2 3 4 पहले ही लगा दो इसको। देखिए पुर्तगाली 1498 पहली कंपनी थी जो वास्को डी गामा के साथ भारत आई थी, जिसने केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के माध्यम से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। 1498 की बात है ये। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1595 में आई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बाद 1600 में आई। ठीक है, 400 साल हो गए कम से कम। और डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में आई, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में भारत में आने वाली अंतिम कंपनी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न, उस गवर्नर जनरल का नाम बता दीजिए जिसने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। लॉर्ड विलियम बेंटिक है इसका आंसर, सी है इसका आंसर। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया, वास्तव में सती प्रथा के उन्मूलन में उनकी भूमिका के लिए उनको जाना जाता है। सती एक सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथा थी जिसमें एक विधवा अपने पति की चिता पर आत्मदाह कर लेती थी। विलियम बेंटिक ने इस प्रथा से जुड़ी अमानवीयता और दुर्व्यवहारों को पहचानते हुए 1829 में सती प्रथा बंगाल सती विनियमन लागू किया। और राजा राम मोहन राय के प्रयासों के कारण ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयास गवर्नर जनरल के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान लागू किए गए व्यापक सामाजिक और कानूनी सुधारों का हिस्सा थे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो अपोजिट थी जमींदारी व्यवस्था की। जमींदारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस का, उसके विपरीत थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, क्योंकि इसमें बीच में जो बिचौलिया था जमींदार वो नहीं थे। इसमें जो सरकार थी, अंग्रेज थे, वो सीधे किसानों से लगान वसूल करते थे, बीच में जमींदार नहीं थे। तो थॉमस मुनरो इसका आंसर है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की हो गई स्थायी बंदोबस्त, बी है इसका आंसर। देखिए अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत से जुड़े थे। रैयतवाड़ी प्रणाली 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई थी, तो वी करेक्ट हो गया। यह कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा प्रशासित प्रणाली पर आधारित थी। यह प्रणाली सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू की गई, उसके बाद महाराष्ट्र में, बरार में, पूर्वी पंजाब में, कुर्ग में यानी कर्नाटक में, और असम तक विस्तारित की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था में मालिकाना हक किसके पास है? किसानों के पास है। ठीक है, और सरकार और व्यक्तिगत कृषक के बीच कोई मध्यस्थ मौजूद नहीं है, जिसके विपरीत स्थायी बंदोबस्त में बीच में दलाल कौन है? जमींदार। ब्रिटिश सरकार किसानों से सीधे कर वसूलते थे रैयतवाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, मतलब 30 पर आ जाइए। 30वां प्रश्न है, मंगल पांडे किस पैदल सेना से संबंधित है? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 32वीं, 33वीं, 31वीं। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। देखिए मंगल पांडे एक भारतीय सैनिक थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया, और वह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से संबंधित थे। अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चलाकर उनको मार दिया था उन्होंने। ठीक है, शुरुआत हुई थी जो एनफील्ड राइफल आई थी उनमें गाय और सुअर की चर्बी है उसके कारतूस में, ये सब अफवाह फैल गई थी, तो उसी को लेकर जो है मुद्दा बना। ठीक है, और विद्रोह का रूप ले गया, लेकिन मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, और इनकी जो रेजिमेंट है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, इसको भी भंग कर दिया अंग्रेजों ने। तो ये 30 प्रश्न हो गए अपने, 15 कल थे, 15 आज हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है,
इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और 120 150 तक इसको जो है हम कवर करेंगे।